नमस्कार। 2024 तैयारी शुरू के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 2024 तैयारी शुरू और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से जुड़ी खबर के साथ, जो दिन की सबसे बड़ी सियासी खबर है। दरअसल ईडी के नोटिस के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूछताछ में शामिल होने के लिए आज पहुंच गए। सुबह राहुल से ईडी की पूछताछ इस वक्त जब मैं आप तक खबर पहुंचा रही हूं जारी है। पहले राउंड में राहुल गांधी से 3 घंटे की पूछताछ हुई है और फिर लंच ब्रेक हुआ। अभी दूसरे राउंड की पूछताछ चल रही है, इसमें भी करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस पूछताछ के बहाने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज देश भर में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। लग ये रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पूछताछ के बहाने ही पूरी तरीके से चार्ज हो गए हैं। जो नेता कभी बड़े बड़े मुद्दों पर इस तरीके से सड़क पर उतरते नजर नहीं आए, वो सब आज राहुल गांधी के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे थे। कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को बदले की राजनीति बता रही है और बीजेपी पलटकर सवाल पूछ रही है, कुछ गलत अगर नहीं किया तो फिर पूछताछ से डर क्यों? उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक कांग्रेस ने आज हल्ला बोला। जून की गर्मी में भी कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर आम कार्यकर्ता तक सड़कों पर नजर आए। कांग्रेस के इस शक्ति प्रदर्शन की वजह है ईडी दफ्तर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हाजिरी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने आज राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। सुबह करीब 10 बजे प्रियंका राहुल गांधी के घर पहुंची। वहां से दोनों भाई बहन कांग्रेस दफ्तर के लिए निकले, जहां राहुल और प्रियंका ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद राहुल कांग्रेस नेताओं के साथ पैदल मार्च कर ईडी दफ्तर के लिए बढ़े, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मार्च पर थोड़ी दूरी पर ही ब्रेक लगाया। विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरा मुल्क दुखी है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई से जुल्म हो रहे हैं लोगों पर पूरे देश के अंदर। सोनिया जी और राहुल जी को नोटिस देने का तुक क्या है? जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ में जो ईडी के नोटिस आए हैं, इसको देश का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ कार से ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से एक के बाद एक कई सवाल किए। ईडी ने राहुल से पूछा, यंग इंडियन कंपनी बनाने का फैसला किसका था? क्या आप कंपनी बनाने के फैसले वाली बैठक में शामिल थे? यंग इंडियन की कितनी बैठकों में आप शामिल थे? कहां-कहां आपकी संपत्ति है या विदेश में भी आपकी संपत्ति है? यंग इंडियन कंपनी से आप कैसे जुड़े? यंग इंडियन में आप डायरेक्टर कैसे हुए? आपने शेयर किस तरह से खरीदे? शेयर खरीदने के लिए कोई पैसा दिया था? शेयर खरीदने के लिए पैसे किस बैंक खाते से और कैसे दिए? राहुल के सामने सवालों की बौछार हुई तो बीजेपी ने भी पेशी के बहाने कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछ दिए। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। इससे पहले ईडी ने राहुल को 2 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो विदेश दौरे पर थे। राहुल की अपील के बाद ईडी ने राहुल को आज पूछताछ के लिए बुलाया था। दरअसल जिस यंग इंडियन कंपनी के बारे में ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की है,
उस कंपनी के 38% शेयर राहुल गांधी के पास ही हैं। यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड के स्वामित्व वाली एसोसिएट जनरल लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि इस अधिग्रहण के दौरान करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी से अभी भी पूछताछ चल रही है। एक तरीके से आप इसको सेकंड राउंड की पूछताछ कह सकते हैं। फर्स्ट हाफ में पहले 3 घंटे की पूछताछ और अभी जो दूसरे राउंड में पूछताछ हो रही है वो करीब 2.5 घंटे के आसपास हो चुका है। लंच ब्रेक हुआ था, उसके बाद ये दूसरे दौर की पूछताछ जो दोबारा से राहुल गांधी से शुरू हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं ओम प्रकाश से सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं। ये जो पूछताछ चल रही है इसमें राहुल गांधी सवालों के जवाब क्या सामान्य तौर पर दे रहे हैं या फिर फंसते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी? ओम प्रकाश। देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं कि लंच बाद जब से राहुल गांधी वापस लौटे वो तब से जो सुबह का उनका मूड था उससे काफ़ी अलग नजर आए। क्योंकि सुबह उनसे टेक्निकल सवालों का जो दूसरा चरण था वो शुरू कर दिया गया था, लिहाजा उन्होंने अब की आने के बाद ईडी अधिकारियों को जो उनके सवालात थे उनके जवाब अपनी तरह से देने शुरू किए। उन्होंने अपने लिए एक असिस्टेंट रखने की भी कहा कि मैं चूंकि जल्दी नहीं लिख पा रहा हूं, इसलिए मुझे एक असिस्टेंट दिया जाए जो सवालों के जवाब लिखेगा और मैं उन पर हस्ताक्षर कर दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है रोमाना कि राहुल गांधी जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम सवालों के जवाब जो दूसरे राउंड के टेक्निकल सवाल से उनके जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। एक तरह से ये कहा जाए तो जैसे उनसे पूछा गया कि भाई ये जो कंपनी को बनाने का निर्णय किसका था, उसके लिए जो शुरुआती दौर में कितनी बैठकें हुई थी, इस बारे में उनको ठीक से कुछ पता नहीं है। कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अपने सीए से पूछ के बताऊंगा। कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अपने और लोगों से डिस्कस करके अगली बार में बता दूंगा। 2 दस्तावेज उनको दिखाए गए और उन दस्तावेजों की बाबत उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपको कुछ दस्तावेज दूंगा, लेकिन अपने पास से लाकर उस दस्तावेज में अगली तारीख में आपको दे दूंगा या फिर मैं अपने वकील के थ्रू वो दस्तावेज आपको भिजवा दूंगा। तो इस तरह की पूछताछ अब राहुल गांधी से जारी है। ये सेकंड चरण जो आप कहिए कि 4 बजे के बाद जो पूछताछ शुरू हुई है अपने आप में टेक्निकल पूछताछ है और इसमें डेटॉक्स कंपनी जिससे 1 करोड़ रुपए का लोन आया था उससे संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। और सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने डेटॉक्स कंपनी के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया है। जी रोमाना, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि राहुल गांधी जो है दूसरे दौर की इस पूछताछ में सहज नजर नहीं आ रहे सवालों का जवाब देते हुए। और इस बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दक्षिण भारत से, तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी तरीके से देश भर में सड़कों पर उतरे हुए हैं। कांग्रेस इसको सत्याग्रह कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि जानबूझकर उनके नेता को निशाना बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिसके तहत ईडी ने राहुल गांधी को समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। और उसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता आज देश भर में सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें तिरुवनंतपुरम की। तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप जानते ही हैं कि केरल ही का वायनाड है जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। इस बीच राहुल गांधी अभी भी ईडी मुख्यालय में ही मौजूद हैं, जहां पर सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। राहुल सहजता से इस दूसरे राउंड में जवाब नहीं दे पा रहे। ये जानकारी ओम प्रकाश हमें दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे ओम प्रकाश के पास और उनसे जानते हैं। मतलब बहुत साफ है ओम प्रकाश तिवारी, फिर से आना पड़ेगा राहुल गांधी को ईडी मुख्यालय सवालों का जवाब देने के लिए। अभी तक जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उससे यही संकेत मिल रहा है। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि आज की पूछताछ 7 से 8 बजे तक चलने की संभावना है और इस पूछताछ के बाद जो ईडी सूत्रों का कहना है कि सभी सवालों के जवाब वो समाप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने कुछ दस्तावेज आदि भी जमा कराने को कहा है, कुछ और जो जानकारी है वो अपने लोगों से पूछकर बताने को कहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी को ईडी फिर से पूछताछ के लिए 100% बुलाएगा। उनसे पूछताछ अगली बार की तय है। अब ये पूछताछ 23 तारीख के पहले होती है या बाद में, ये देखने वाली बात होगी। और 23 तारीख वो तारीख है जब सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर पहुंचना है सवालों के जवाब देने के लिए। ओम प्रकाश तिवारी, बिल्कुल रोमाना, 23 तारीख को सोनिया गांधी को ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पहुंचना है। ईडी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी को इसके पहले भी बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। 7 या 8 बजे जब उनसे पूछताछ का अंतिम चरण समाप्त होने लगेगा उसी समय निर्णय ले लिया जाएगा कि वो कब आना चाहते हैं, कल ही आना चाहते हैं या किसी और डेट को आना चाहते हैं। तो जैसे ही वो निकलेंगे तो उस समय तो पता लग जाएगा कि उन्हें कल बुलाया गया है या फिर किसी और दिन के लिए रोमाना।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको ओम प्रकाश तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी से पूछताछ जो है वो रात के 8 बजे तक चलने की संभावना जताई जा रही है। इस दूसरे राउंड में राहुल गांधी से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब राहुल गांधी सहजता से दे नहीं पा रहे हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब में राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जानकारी जुटाकर जांच एजेंसी को जवाब देंगे इस बारे में, और इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से बुला सकती है ईडी पूछताछ के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और बात कर लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव की, जिसको लेकर हलचल तेज है सियासी गलियारे में। आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 3 खबरें सामने आ गई हैं। देखिए, पहली खबर तो यह आई है कि नीतीश कुमार ने कह दिया है अभी कुछ तय नहीं किया उन्होंने। दूसरी खबर यह आई है कि शरद पवार को कांग्रेस के समर्थन से विपक्ष अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बना सकती है। और तीसरी बड़ी खबर यह जान लीजिए, यह सूत्रों के हवाले से है कि आंध्र प्रदेश की जो सत्ताधारी पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस, उसने कह दिया है कि वो एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। अब इस सब के बीच सवाल बड़ा ये हो गया है कि नीतीश कुमार क्या करें, क्योंकि पहले 2 बार नीतीश पाला बदल चुके हैं। क्या इस बार पाला बदलने की हैट्रिक लगाने वाले हैं नीतीश कुमार राष्ट्रपति चुनाव में? राजनीतिक गलियारों में पिछले 6 महीने से इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने की रेस में हैं। और अब जब से राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से जेडीयू की ओर से बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। इतने साल का उनका राजनीतिक अनुभव है। बिहार 20 साल उन्होंने 20 साल से चला रहे हैं। एनडीए की सरकार चल रही है, उसमें बखूबी बिहार को एक विकसित बिहार उन्होंने बनाया। इसलिए राष्ट्रपति के रूप में अगर उनकी एनडीए की तरफ से चयन की जाती है तो मैं तो चाहूँगा कि हाँ, जेडीयू चाहेगा कि हम लोग के राष्ट्रपति माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी बने और देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएं। जेडीयू में आलोक कुमार सुमन अकेले नहीं हैं। पार्टी के अंदर से खुले तौर पर इस वक्त 2 तरह की आवाजें बाहर निकल रही हैं। एक कैंप जो खुलकर कह रहा है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाना चाहिए, जबकि दूसरा कैंप इस चर्चा को अपने बयान से ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहा है। ये बिहार जो गड्ढा में तब्दील बिहार था, जहाँ सभी चीज़ें ध्वस्त था, आज सुंदर स्वर्णिम बिहार बना रहे हैं। तो ये योग्यता और कभी भी संकीर्णता की राजनीति नहीं की। वैसे उदार चेहरा ही राष्ट्रपति के पद पर सम्मानित होनी चाहिए। देश में जो भी व्यक्ति हो, हमारे नीतीश जी का चेहरा, माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा बेहतर चेहरा है। और जेडीयू के अंदर से आ रही यही अलग अलग आवाजें बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रही है। और इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति चुनाव में खेल जरूर करते हैं। 2012 में एनडीए के साथ रहते हुए यूपीए के प्रणब मुखर्जी को वोट किया। 2017 में यूपीए के साथ रहते हुए एनडीए के रामनाथ कोविंद के साथ चले। आज नीतीश कुमार ने इसका भी जिक्र किया। सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार इतिहास की याद क्यों दिला रहे हैं? क्या किसी खास सियासी सोच का नतीजा है या फिर किसी रणनीति पर काम कर रहे हैं नीतीश कुमार? बीजेपी ने भी अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। कई नामों की चर्चा भी है। हालांकि नीतीश कुमार अंतिम समय में फैसला बदलने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए यही अंतिम सच है, ये कह देना जल्दबाजी होगी। हमारी पार्टी ने पिछले 2 बार में तो जहां भी था, हम जहां थे उससे अलग को दिया, जो हमको पसंद आया, जो वोट आया। तो अभी तो कोई नौबत नहीं आई है, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है। अभी तो कहीं से कोई कौन उम्मीदवार होंगे, एक ही होंगे कि अनेक होंगे, कोई बात तो हुई नहीं है। और हमको नहीं लगता कोई वार्तालाप है, कोई बातचीत भी है। अभी तक तो किसी भी प्रकार का दृश्य नहीं। पिछले दिनों सीएम को लेकर जिस तरह से दबाव की राजनीति बीजेपी की ओर से हुई और फिर संकेतों की भाषा में जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने जिस तरह से इफ्तार की राजनीति की, उसके बाद से ही दोनों दलों के बीच मनमुटाव की बातें कही जाती रही हैं। और अभी तो नीतीश कुमार के हाथ में चाबी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की कुल वैल्यू 10,79,206 है। बहुमत के लिए 5,39,604 मूल्य का वोट चाहिए। एनडीए के पास 5,26,420 मूल्य के वोट हैं। इसमें नीतीश कुमार की पार्टी के पास 22,485 वोट हैं। अब अगर नीतीश कुमार पुरानी परंपरा कायम रखते हुए बीजेपी के खिलाफ जाने की सोच लेते हैं, तो फिर बीजेपी के पास 5,03,935 वोट बचेंगे, जबकि विरोधी कैंप में
5,75,271 वोट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में बीजेपी को आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी पर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर करीब 75,000 वोट बनते हैं और दोनों कई मौकों पर बीजेपी का साथ दे चुके हैं। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी गणित को बखूबी समझ रही है। यही वजह है कि दबाव का डबल गेम भी जमकर चल रहा है। पिछले महीने ही शरद पवार और केसीआर की मुलाकात मुंबई में हुई थी और उस दौरान नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को लेकर भी नाम पहली बार चर्चा में आया था। अब अगले महीने ही 18 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। तो दरअसल सियासी गलियारों में बड़े चटखारे लेकर यह चर्चा की जा रही है कि क्या इस बार भी राष्ट्रपति चुनाव में पाला बदलने की हैट्रिक लगाने वाले हैं नीतीश कुमार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।